तो स्वागत है आपका आज के एक और मॉक टेस्ट में। जीआईसी लेक्चरर का ये मॉक टेस्ट है। 9 मॉक टेस्ट पहले हम कर चुके हैं, ये 10वां मॉक टेस्ट है। और इस मॉक टेस्ट में भी हम 40 क्वेश्चन करेंगे। 40 क्वेश्चंस में से जिनका भी स्कोर, इसमें मैं चैलेंज रख रहा हूं कि 30 से ऊपर जिनका स्कोर जाएगा। आप सोचेंगे कि कभी मैं 32 रखता हूं, कभी 25 रखता हूं, कभी 30। पेपर का लेवल अलग अलग होता है और ऐसे ही आपको वहां भी मिलेगा। तो 40 में से जिनका भी स्कोर 30 से ऊपर जा रहा है वो गुड कंडीशन में है। जिनका इसमें 32 से ऊपर जा रहा है वो बेटर कंडीशन में है ना। और 35 से ऊपर चला जाए तो बेस्ट है। जिनका स्कोर 25 से कम आ रहा है वो थोड़ा सा और अच्छे से रिवाइज कर ले, फटाफट सब चीजें पढ़ ले, है ना। और ये जो टेस्ट पेपर है, इस टेस्ट पेपर की तरह अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को जो हो चुका है उसको ज्वाइन करें। 15 टेस्ट उसमें हम प्रैक्टिस करा रहे हैं और सबका आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करके आप लाभ उठा सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चलिए उसका उत्तर दीजिए। आप लोग टेस्ट के तौर पर इसको कीजिएगा, उत्तर मैं बताऊंगा, उससे मिलान कीजिएगा। पहला प्रश्न है, विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? इसका मैं आपको बताऊं कि ये जो ऑटिज्म है ये बहुत ऐसा विकार होता है, इससे लोगों जिनको भी होता है उनकी जिंदगी बहुत प्रभावित होती है। कभी आप गूगल करके इसको पढ़िएगा, यहाँ डिटेल में नहीं बता सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2007 में, संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसके द्वारा चुना था 2 अप्रैल को, कि 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, यदि सिगरेट का कोड, ये लिखा हुआ है ऐसे चेंज हो जा रहा है, तो डायरेक्शन का कोड क्या होगा? सामान्य से ये प्रश्न होते हैं। इसमें सीआईजी को जीआईसी देखिए कर दिया है, सीआईजी को जीआईसी कर दिया और जीआईसी का एग्जाम भी आपका है। और ए आर ई को यहाँ पे देखिए ई आर ए कर दिया है। ऐसे इसी पैटर्न पे आप इसको जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, रेड पहले हो जाएगा और टी एस ई और एन वाई, इसको निकाल लीजिएगा। इसमें पार्ट पार्ट करके किया है। कई तरीके से रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी द्विअंकीय संख्या के इकाई अंक में 100% की वृद्धि और उसी संख्या के दहाई अंक में 50% की वृद्धि होती है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 19 अधिक होती है। यानी कि यहाँ पे जो संख्याएं दी हैं उसमें से अगर 19 आप घटाएं तो पुरानी जो संख्या है वो मिल जाएगी। यही शर्त है ना, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 19 अंक अधिक होती है। अब इसमें इकाई अंक में आप वृद्धि करिए 100% की, जैसे 22 में आप करेंगे, इसमें सीधे चेक करेंगे तो इकाई अंक में 100% के करेंगे तो ये 22 का जो ये 2 है इकाई अंक पे, तो ये 100%, 20 2 और बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा। और दहाई अंक में 50% की, यानी कि 2 की जगह ये 3 हो जाएगा, तो यानी कि 30 और 4 ये 34 हो जाएगा। अब इसमें अंतर निकालिए तो 12 का ही अंतर है। इसमें ऐसे ही करेंगे आप 63 में, तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा और ये 9, तो ये 96 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 96 में आप देखिए कितना अंतर है, तो 63 और 30, तो यहाँ पे अंतर ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे अंतर जो है वो 33 का आ रहा है। यहाँ पे 24 को आप निकालेंगे तो ये 24 का आप करेंगे तो 4 दूनी, ये 8 इधर हो जाएगा और इसका 1.5 गुना 30, तो ये 38 हो जाएगा। और यहाँ पे जो अंतर है 14 आ रहा है। अब आप 34 का करिए, तो 34 में जब आप करेंगे तो 34 का आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 45, और इनका जो अंतर हो जाएगा ये 19 हो जाएगा। 45 नहीं, 50 नहीं नहीं नहीं, 45 क्यों हो जाएगा, 3 4 है ना, तो ये 4 का 3 3 4 ठीक है। तो 4 का आप करेंगे तो 4 का ये 8 हो जाएगा और ये 45 इधर हो जाएगा 30 का, तो 45 प्लस 8 53 हो जाएगा। और 53 में ये निकालेंगे तो ये अंतर आपका ये 19 आ जाएगा। आराम से करेंगे तो ये रीजनिंग के प्रश्न और मैथ के प्रश्न आपके बहुत आसानी से हो जाते हैं। बस प्रश्न को समझिए। इकाई दहाई को तो कन्वर्ट करना आप जानते ही होंगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं। 450 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा कि 4 वर्ष बाद 1 रुपए पर साधारण ब्याज की उसी दर से 0.40 का ब्याज मिलता है? शर्त देखिए, आपको प्रश्न पढ़ने में अटपटा लगेगा लेकिन इसमें सिंपल से दिया है, बहुत आसान सा प्रश्न है कि 4 साल में 1 रुपये पर ब्याज जो दिया है, तो 4 साल आप ले लीजिए और 1 रुपया ले लीजिए, और 4 साल में 1 रुपया ले लीजिए, और 1 रुपया ले लीजिए, और 4 साल में 1 रुपया पर ब्याज जो दिया है, तो 4 साल में 1 रुपये पर ब्याज जो दिया है, तो 4 साल आप ले लीजिए और 1 रुपया ले लीजिए, और 1 रुपया ले लीजिए, और 4 साल में 1 रुपया पर ब्याज जो दिया है, तो 4 साल आप ले लीजिए और 1 रुपया ले लीजिए, और 4 साल में 1 रुपया पर ब्याज जो दिया है, तो 4 साल आप ले लीजिए और 1 रुपया ले लीजिए, और 4 साल में 1 रुपया पर ब्याज जो दिया है, तो 4 साल आप ले लीजिए और 1 रुपया ले लीजिए, और 4 साल में 1 रुपया पर ब्याज जो दिया है, तो 4 साल आप ले लीजिए और 1 रुपया ले लीजिए, और 4 साल में 1 रुपया पर ब्याज जो दिया है, तो 4 साल आप ले लीजिए और 1 रुपया ले लीजिए, और
और इस पर दिया हुआ है 0.40, 40 पैसे दिया हुआ है। तो 4 साल में 100 रुपए पे आप निकाल लीजिए, 100 रुपए पे निकालेंगे, अगर 100 पे इसको कर देंगे, यहाँ 4 साल ही है, तो ये आपका आ जाएगा 40 रुपये। फिर अब 1 साल में आप निकाल लीजिए, ये 4 साल में दिया है, तो 1 साल में आप निकाल लीजिए कि 100 रुपये पे कितना होगा, तो ये 10 रुपया हो जाएगा। इसी तरीके से अब आप निकाल लीजिए एक्स ब्याज, जो अब ब्याज आपको निकालना क्या है कि ब्याज मिलता है तो कितना मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज ही निकालना है, तो इसको एक्स मान के यहाँ पे 450 और 2 वर्ष दिया है, 450 गुणे 2, और ये 10 रुपये आ गया एक पे, तो गुणे 10 और बटे इसको कर दीजिए आप 100 से। ठीक है, 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 10 आ गया, और इसको 2 पंचे और 5 से इसको काटेंगे तो ये 90 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामान्य से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बहुत कठिन नहीं होते हैं। यहाँ के जो यूपी पीसीएस के प्रश्न हैं, ये मैथ्स रीजनिंग बहुत सामान्य पूछी जाती है। अगर मेरी स्पीड आपको कम लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा लें, और अगर ज्यादा लग रही है तो कम कर लें, लेकिन प्रैक्टिस करते रहें। द्वितीय गोलमेज के समय नेहरू ने कहां से करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय किया? जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था तो नेहरू जी ने करबंदी आंदोलन चलाया था। काश्तकारों की एक विशाल जनसभा में इसका उन्होंने उद्घाटन किया था। तो ये उन्होंने किया था 23 अक्टूबर 1931 को इलाहाबाद से, प्रयागराज जिसे आप कहते हैं, इलाहाबाद उस समय हुआ करता था। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, और इसकी डेट भी याद करिए, 23 अक्टूबर 1931। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश की किस जनपद में हुआ था? 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और ये प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर भी माने जाते हैं। काशी के नरेश हुआ करते थे अश्वसेन, और अश्वसेन के ये पुत्र थे, और वो काशी के नरेश थे, तो इनका जन्म भी काशी में ही हुआ था। इनकी माता का नाम अभी आपसे कभी पूछ लिया जाए तो इनकी माता का नाम वामा था, और उनकी जो माता वामा थी यही इनकी पहली अनुयायी भी थी, और उनकी पत्नी जो थी उनका नाम प्रभावती था। तो प्रभावती और वामा यही लोग उनकी प्रथम अनुयायी बनी थी। ठीक है, प्रभावती और वामा। भारत में शरद ऋतु के वर्षा के क्षेत्र हैं, यानी कि कहां पर शरद ऋतु में वर्षा होती है, कौन से क्षेत्र में? तो आप इसमें देखेंगे तो पंजाब में भी आपको मिल जाएगी, तमिलनाडु में भी आपको मिल जाएगी, ये 2 ग्रुप दिए हुए हैं। केवल एक ऑप्शन देख के आप उत्तर मत मारिए, मतलब एक यहाँ पर ऑप्शन में भी एक हिस्सा मत देखिए। शरद ऋतु की जो वर्षा होती है वो आपसे पूछ लिया जाए कब होती है, तो ये अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती है। इसी का दूसरा नाम होता है लौटते मानसून की वर्षा, लौटते मानसून की वर्षा, और उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से भी इसको जाना जाता है। और तमिलनाडु तट पर यह वर्षा होती है, मात्रा इसकी लगभग 65 से 75 सेंटीमीटर होती है। अगर आप हमारा टेस्ट ज्वाइन करेंगे तो ये सारी व्याख्या उसमें दी हुई होती है। एक प्रश्न के साथ आपको कई प्रश्नों को तैयार करने का अवसर मिल जाता है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से ये वर्षा प्राप्त होती है, पंजाब भी इसमें सम्मिलित है ना, ये ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कभी कभी आपसे बांध के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो थोड़े से हटके पूछ लिए जाते हैं। कोटेश्वर बांध आपको उत्तराखंड में मिलेगा, टिहरी गढ़वाल जिले में, और ये बनाया गया है भागीरथी नदी पर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, और भागीरथी नदी पर टिहरी बांध भी एक बनाया गया है। अगर टिहरी बांध भी आपसे पूछ लिया जाए तो ये भी भागीरथी नदी पर ही बनाया गया है, और कोटेश्वर बांध भी भागीरथी नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय के संत थे? वारकरी संप्रदाय आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो वारकरी संप्रदाय के संत जो हैं, इनमें से आप ये भी छांट सकते हैं कौन उसके नहीं थे। तो इसमें आप देखिए, ये जो ज्ञानेश्वर थे और नामदेव, ये आपके वारकरी संप्रदाय के संत हो जाएंगे। और जो चक्रधर दिए हुए हैं, चक्रधर और दूसरा रामदास, तो रामदास जो है ये धरकरी संप्रदाय से थे, और ये जो चक्रधर दिए हैं, चक्रधर किस संप्रदाय के थे जरा ये आपको पता है? 2-3 तो इसका सही उत्तर हो गया, लेकिन रामदास के बारे में अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो ये धरकरी संप्रदाय के थे। वरकरी और धरकरी 2 संप्रदाय थे ना, तो ये ध्यान रखना। ज्ञानदेव जो यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पे ज्ञानदेव नहीं ज्ञानेश्वर दिए हैं, ज्ञानदेव जो एक ज्ञानदेव भी हुए हैं, तो ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये सब उसके हैं, बरकरी संप्रदाय के हैं। रामदास जो है धनकरी संप्रदाय के हैं। तो
रामदास जो है, रामदास के बारे में मैं आपको बताना चाहता था, एक्चुअली वो गलत निकला था मेरे मुंह से। रामदास ने एक दासबोध नामक ग्रंथ भी लिखा था। क्या लिखा था? दासबोध। तो दासबोध ये ध्यान रखना है आपको, ये किसका है? रामदास का है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के कुल कितने अनुच्छेद हैं? अब ये प्रश्न आपसे कहां से आया, कहां से पूछा गया आपसे? आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ होता है, उसमें इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी संगठन है उनको आपको पढ़ना होता है। डब्ल्यूटीओ है, यूएनओ है, डब्ल्यूएचओ है, ये सारी जो संगठन है ये, इनको आपको पढ़ना होता है। तो उन्हीं में से कभी कभी डिटेल में जाके ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? चर्चा में रहेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा। इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है ये, हिंदी में लिखा जाएगा तो मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत की गई थी। और दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। FAO के नाम से इसको आप जानते हैं, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 1945 में स्थापित किया गया था, और 16 अक्टूबर जो है ये विश्व खाद्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 2020 को अभी इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इस कारण से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये 1946 में हुआ है, तो आप जोड़िए 75 साल अभी इसके 2020 में पूरे हुए थे। 75 रुपये का एक सिक्का भी जारी किया गया था इस अवसर पर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओलंपस मांस जो हाल ही में खबरों में था, और सौरमंडल में सबसे बड़ा क्या है? ओलंपस मांस। ओलंपस मांस जो है ये मंगल ग्रह में मौजूद सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है, यही पूछा जा रहा है। तो ये ज्वालामुखी है, और ये समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 2 गुना भी अगर आप कर देंगे तो उससे भी ज्यादा है। अभी यूएई ने एक अंतरिक्ष यान भेजा था, और यूएई का जो अंतरिक्ष यान था उसका नाम किसको किसको पता है? उस अंतरिक्ष यान का नाम था होप। होप अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया, और वहां से कुछ पिक्चर्स भेजे, और उसी पिक्चर्स में ओलंपस मांस का ज्वालामुखी चित्र भी इसने भेजा था। तो यूएई, होप, ओलंपस मांस, और कहां पर, ये भी आपको ध्यान रखना है, मंगल ग्रह। ये बात हो रही है मंगल ग्रह, मार्स की बात हो रही है, तो मार्स को भी ध्यान में रखना है। लघु अवधि ऋण की अवधि है, मतलब लघु अवधि ऋण एक टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म लोन। इसका पीरियड क्या होता है, इसकी अवधि क्या होती है? तो अधिकतम 15 माह इसकी जो पीरियड, इसका जो इसकी अवधि जो है वो 15 माह होती है। और अवधि के आधार पर ऋण को 3 श्रेणियों में हम बांटते हैं। उसमें एक होता है लघु, तो लघु का 15 माह। एक होता है मध्यम। मध्यम वाला जाहिर सी बात है, 15 माह से आप स्टार्ट करेंगे तो 15 माह से 5 वर्ष तक, 5 ईयर तक हो जाएगा। 15 मंथ से 5 ईयर्स तक हो जाएगा। और अगला आप जाएंगे तो एक लॉन्ग टर्म लोन होता है, दीर्घ अवधि वाला होता है। तो वो जो 5 वर्ष से ज्यादा में जाते हैं, 5 ईयर प्लस जाते हैं, तो वो होता है। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। भारत में जो ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं वो किसके द्वारा बेचे जाते हैं, ये पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ से टर्म जोड़िए, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं, तो आसान लगने लगेगा आपको। देखिए सब में द्वारा लगा है ना, तो ये प्रश्न का ही पार्ट आप जोड़ सकते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल की जो शुरुआत है ये अंग्रेजों के समय से 1917 में ही हो गई थी। आरबीआई द्वारा नीलामी बोली के माध्यम से अब ये बेचे जाते हैं, और इनका मूल्य वर्ग 25,000 या उसके गुणकों में होता है, गुणक में ये होता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सरकार के अतिरिक्त खर्चों के लिए फंड जुटाना, फंडिंग करने के लिए जो सरकार अतिरिक्त खर्च करती है, जो बजट में व्यवस्था अगर नहीं है, बजट में व्यवस्था का मतलब यह है कि पैसे नहीं है, तो उसके लिए। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। कौन से कारण होते हैं जिसके कारण से ये परिवर्तन आता है? तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी की अनउपजाऊपन होना यानी कि सॉइल इनफर्टिलिटी, और तेज हवा किस कारण से होता है? ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन, तो इसमें तेज हवा छोड़ दीजिए, बाकी ये सब आपको लग रहे होंगे वनस्पति में परिवर्तन वाले कारण। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। ग्रैंड बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी यूरोपीय तट पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, अफ्रीका के पूर्वी तट पे। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अमेरिका के तट पर है, पश्चिमी है कि पूर्वी?
जब आप अमेरिका और इधर यूरोप के बीच में जाएंगे तो अटलांटिक जो ओशन है, अटलांटिक ओशन वाले एरिया में आपको एक मत्स्य वाला क्षेत्र मिलेगा, मत्स्य ग्रहण क्षेत्र वाला। तो ये उत्तर पूर्वी अमेरिका के पूर्वी तट पर आप कहिए या यूरोप के पश्चिमी तट पे आप चले आएंगे। तट उसका वो नहीं होगा, मतलब तरफ अगर आप कहेंगे तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? कौन सी क्रिया है जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव, जिसपे सबसे ज्यादा प्रभाव जलवायु क्लाइमेटिक चेंज का पड़ता है, क्लाइमेट चेंज का पड़ता है? तो ये आपकी है कृषि, एग्रीकल्चर। अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो कृषि सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, सबसे ज्यादा। मिट्टी में परिवर्तन हो जाएगा, नमी में परिवर्तन हो जाएगा, उपजाऊपन में परिवर्तन हो जाएगा, तो फसलों की उत्पादकता तुरंत प्रभावित हो जाती है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? अगर आपके स्टेट में चुनाव हो रहे हैं और राज्य विधानसभा के चुनाव है, यानी कि जो एमएलए वाले चुनाव होते हैं वो चुनाव हो रहे हैं, तो इसका संचालन कौन करेगा? राज्य का निर्वाचन आयोग करेगा या भारत का निर्वाचन आयोग? तो राज्य का निर्वाचन आयोग केवल पंचायत चुनाव, ये सब चुनाव आयोजित कराता है। जो भारत का निर्वाचन आयोग है वही ये चुनाव करवाता है। ठीक है। और अनुच्छेद 324 के तहत राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भी भारत निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है। ये आर्टिकल 324 की बात है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी निर्वाचन आयोग की। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ये 1950 में स्थापित हुआ था। 25 जनवरी को मतदाता दिवस, वोटर डे मनाया जाता है ना? इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, दो और आयुक्त होते हैं। अभी अनूप चंद पांडे को, जो उत्तर प्रदेश के पहले क्या रह चुके हैं, पहले क्या रह चुके हैं, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो उनको अभी यहाँ पे चुनाव आयोग का आयुक्त बनाया गया है। 6 साल या 65, दोनों में से जो पहले पूरा होगा ये इनकी कार्यावधि होती है ना? पहले ये मुख्य चुनाव आयुक्त का, और जो अनूप चंद पांडे का, यानी कि जो चुनाव आयुक्त है, इनका 6 साल और 62 साल होता है। ये ध्यान रखना, ये 62 साल होता है। अगला जो प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आपने सुना होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अरबी फारसी ये सब जानता था, खगोल शास्त्र गणित सबके बारे में इसको जानकारी थी। सर्वप्रथम चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है किस उपनिषद में मिलता है? और ये उपनिषद है जवालोपनिषद। जवालोपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये आश्रम है। ये 4 आश्रम आपसे पूछे जाए, आश्रम कितने हैं? 4। और उनके नाम कौन कौन से हैं? तो ये चावल, नमक, मछली, हाथी, इन सब का भी जिक्र इसमें मिलता है कि उनको जानकारी थी। बिक्री कर किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है या अनुपातिक है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। आप अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? परोक्ष कर भी इसको कहते हैं। मतलब व्यक्ति पर लगाए जाते हैं, एक व्यक्ति पर, जबकि ये पूर्णतः या आंशिक रूप से दूसरे व्यक्ति द्वारा दिए जाते हैं। लगाए एक व्यक्ति पर जाते हैं, डायरेक्टली लगाया किसी पे जा रहा है और उसको पूर्णतः या आंशिक रूप से दूसरे द्वारा दिया जा रहा है। बिक्री कर, सीमा शुल्क और ये बिक्री कर तो दिया ही है, सीमा शुल्क भी याद कर लीजिए। सीमा शुल्क भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। क्योंकि इनको जिनके ऊपर लगाया जाता है उनके ऊपर भार न पड़ के व्यापारी से उपभोक्ता को स्थानांतरित कर दिया जाता है भार। ठीक है ना? ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिस पर लगाया गया वो नहीं दे रहा है, इम्पोज जिस पे किया गया वो नहीं दे रहा है। फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन खाद्यान्न को पोषण युक्त बनाना है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फोर्टिफाइड, अभी ऑयल की बात होती है, मार्केट में है भी। फोर्टिफाइड राइस की बात होती है, यानी कि इसमें कुछ तत्व को जोड़ देना। मानव स्वास्थ्य और आजीविका पर जिनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उन तत्वों को निकालना, और जिनका अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है उनको जोड़ के पोषण युक्त बना देना। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कांगो या जायरे नदी बेसिन के विषुवरेखीय क्षेत्र में विश्व की सबसे छोटे कद वाली प्रजाति पिग्मी रहती है। कहा जा रहा है कि कांगो बेसिन में पिग्मी रहती है। अगर ये सही है तो सही है। दूसरा है कि कसई नदी बेसिन सफेद सारस के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला तो इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा जो यहाँ पर है, कसई नदी बेसिन, ये डायमंड रिजर्व के लिए तो प्रसिद्ध है, सफेद सारस के लिए प्रसिद्ध है ये नहीं पता, है ना? गलत भी है ये। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कसई नदी, जैसे हमारे यहाँ कसाई लोग होते हैं ना, बकरी काटते हैं तो डायमंड निकलता है उसमें से। पिग्मी यहाँ पे रहते हैं, ये भी ध्यान रखना, है ना? और यहाँ पे उबांगी नदी भी बहती है। ठीक है।
और पिग्मी जो है ये विश्व के सबसे छोटे कद वाली प्रजातियां हैं, एस्टीज हैं ये। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। बताइए कौन सा असुमेलित है, संस्थान दिए हुए हैं और उनका स्थान दिया हुआ है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान दिया हुआ है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर नहीं, है मुजफ्फरपुर होता तो सही होता, बिहार में। तो पहला ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। काजू पुत्तूर सही है। कृषि अभियांत्रिकी भोपाल, मृदा विज्ञान ये भी भोपाल। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, मुजफ्फरपुर है बिहार में, वो लीची के लिए जाना जाता है। डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा? दुनिया का सबसे पुराना, तीसरा, अगर पुराने के क्रम में देखेंगे तो तीसरा, और एशिया का सबसे पुराना हो जाएगा। एशिया का सबसे पुराना, दुनिया का तीसरा सबसे पुराना। ये कौन सा टूर्नामेंट है? ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए। देखिए जब आप पढ़िए तो कई चीजें तैयार कीजिए। डूरंड कप किससे संबंधित है ये अलग से आप नहीं पढ़ेंगे, हमारी व्याख्या में दिया हुआ है। आप टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करेंगे तो आपको व्याख्या एक्सप्लेनेशन के साथ जो मिलेगा नोट्स पीडीएफ, तो उसमें सब दिया होगा। तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है ना। और ये जो टूर्नामेंट है ये अभी कहां पर 130वां संस्करण इसका कहां, तो इस वर्ष का 130वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा यही आपसे पूछा जा रहा है। इसका आयोजन कोलकाता में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अभी ये चल ही रहा है ना। कल से ही स्टार्ट हुआ है। खैर ये करंट का प्रश्न है, मैंने डाला है, लेकिन इसमें कई चीजें आपको मिल गई। उत्तर प्रदेश में पोटास लवण पाया जाता है? इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, गाजीपुर। अभी देखिए यहाँ पर कई वो ग्रुप दे दिए गए हैं। चंदौली, झांसी, बांदा और सोनभद्र कहाँ पर पाया जाता है? असलियत यह है कि पोटास लवण थोड़ा थोड़ा सब कहीं पाया जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूपी से आपको खनिज की तैयारी कर लेनी चाहिए। यूपी से जो मेले ठेले हैं ये पूरे तैयार होने चाहिए आपके, है ना। कहाँ पर मेले लगते हैं, कहाँ पर क्या है। यूपी की जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनकी विशेषताएं, यानी कि वो कहाँ पर है और क्या विशेषता है, क्यों पाई जाती है वहां। राजमन्नार समिति की सिफारिशें संबंधित है, किससे संबंधित थी? केंद्र तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंधों से। यही सही है, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंधों से राजमन्नार समिति। राजमन्नार जो आयोग था ये राज्यों की स्वायत्तता को प्रमुखता देने के लिए जाना जाता है। न्यायपालिका, राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के बीच संबंधों को भी इसमें इसने बताया था। ये सारी सिफारिशें इसने की थी। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? समुद्र में जब घनत्व बढ़ेगा तो लवणता बढ़ेगी। लवणता तथा गहराई कम होगी, तो ये गलत है। लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है, ये सही है। अगर घनत्व बढ़ जाएगा तो लवणता बढ़ जाएगी, दोनों नहीं बढ़ेगी। दोनों, ये भी गलत है। लवणता घटेगी नहीं, लवणता बढ़ जाएगी। अगर केवल आपको इतना पता है कि लवणता बढ़ जाएगी तो ये ऑप्शन आप भी पकड़ के टिक कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें जाने। क्वेश्चन को जब पढ़िए तो घबराइए मत, पहले उसको देखिए पूरा पढ़ के सही से। तो समुद्र में जब घनत्व बढ़ता है तो लवणता में वृद्धि हो जाती है। सागरीय लवणता का कारण जल का घनत्व बढ़ने का जो आपको दिखेगा तो वो कारण है, वो बढ़ जाएगा। ठीक है। और महासागरों में लवणता का लंबवत वितरण भी हम देखते हैं, कोई निश्चित नियम उसका नहीं है। कहीं कहीं लवणता गहराई के साथ घटती है, कहीं कहीं बढ़ भी जाती है, लेकिन इतना निश्चित है कि लवणता बढ़ती है। अब कैसे गहराई हो, इससे गहराई इसमें कम होती है, ये आप नहीं भी जानते हैं तो लवणता बढ़ती है, इससे काम चल जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ का उत्पादन स्रोत नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कहां से नहीं निकलता? कोयला से, तेल से, लकड़ी से। लकड़ी से निकलता, कोयला से निकलता, इनका दहन होगा। तेल का दहन से भी निकलेगा, लेकिन लोहे से नहीं निकलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड लोहे से नहीं निकलेगा। कैसी गैस होती है? ये एक जहरीली गैस होती है, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत कर देती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन में जब घुलकर ऑक्सीजन परिवहन करता है तो वो दर कम हो जाती है, लोगों की मौत भी हो जाती है इससे, अगर ये ज्यादा प्रभाव डाल देगी। विटामिन के व विटामिन बी 12 का संश्लेषण आंत के जीवाणुओं के द्वारा होता है। विटामिन के और विटामिन बी 12 इनका संश्लेषण आंत के जीवाणुओं द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। और मानव शरीर में विटामिन ए का संचय आमाशय में होता है, दूसरा यहां पर दिया हुआ है। अब जो संचय है विटामिन ए का, ये आमाशय में होता है कि नहीं, है ना, स्टमक में दिया हुआ है। और जबकि ये लीवर में होता है। कहां पर होता है? ये लीवर में होता है, संचयन यहां पे नहीं होता है। तो दूसरा यहां पर गलत है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है।
E100 परियोजना का संबंध है, किससे संबंधित है? E100 परियोजना भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करने। तो भारत में एथेनॉल के लिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था पर्यावरण दिवस के अवसर पर। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और उसी अवसर पर पीएम मोदी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। और प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 टू 2025 इसको लॉन्च किया था, और इसी अवसर पर ये चर्चा में भी आया था। पर्यावरण दिवस की इस बार की जो थीम है, बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना, ये इस बार की थीम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपसे पूछ ली जाए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ई फॉर एथेनॉल 100 परियोजना। स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी का गठन कहाँ किया था? कहाँ पर हुआ था इस सोसाइटी का गठन? 1896 में हुआ था, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और इसका गठन उन्होंने न्यूयॉर्क में किया था, भारत में नहीं किया था, ये ध्यान रखना, न्यूयॉर्क में किया था। 2 पत्रिकाएं भी इन्होंने निकाली थी, एक प्रबुद्ध भारत जो अंग्रेजी में थी, और एक उद्बोधन। एक थी प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में, और एक थी उद्बोधन वो बंगाली में। अगर आप डेली ऐसे तैयारी करना चाहते हैं जीएस और करंट दोनों की, डेली हमारा एक सेशन होता है डेली 30, उसको ज्वाइन आप कर सकते हैं, है ना। उसमें आपको हम पीडीएफ भी डेली का दे देते हैं, उसमें हम आपका टेस्ट भी डेली का दे देते हैं, उसमें हम आपको वीकली टेस्ट भी करा के उसका आपकी तैयारी चेक भी कर लेते हैं। आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर ये टेस्ट सीरीज भी और ये डेली 30 कार्यक्रम भी अवेलेबल है। निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? ये ध्यान रखा करिए, है पूछा जा रहा है कि नहीं। पूर्व घाट, पश्चिमी घाट, अरावली, हिमालय। हिमालय के बारे में आपको पता होगा, ये अवशिष्ट नहीं है, अभी नवीन वलित पर्वत है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपर्दन की शक्तियों के द्वारा जब अपर्दित होकर पर्वत जब उसका कट पिट जाता है, थोड़ा बहुत भाग बचता है, अवशिष्ट बचता है, तो उनको अवरोधक या अवशिष्ट पर्वत कह देते हैं। विंध्याचल, अरावली, महादेव, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पारसनाथ, ये सब अवशिष्ट पर्वत है। हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वित्त आयोग और अध्यक्ष। पहला वित्त आयोग कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो पहला क्षितिज चंद्र नियोगी है ना, केसी नियोगी, सही है। 5वां महावीर त्यागी, ये भी सही है। छठा एनके सिंह दिया हुआ है, तो जो छठा है ये ब्रह्मानंद रेड्डी थे, एनके सिंह तो अभी थे ना, तो तीसरा गलत, सी वाला। और 8वां वाईबी चौहान। मतलब देखिए प्रश्न कहां से बनाया गया, हाल फिलहाल में जो रहे हैं उनको पुराने से किया गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अभी कितने वित्त आयोग बन चुके हैं, गठित हो चुके हैं, कमेंट करके बताना है आपको, उत्तर दिया कीजिए। अगर आप ये सीरीज चाहते हैं कि ऐसे चलती रहे, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। ये क्वेश्चन मैं आपको जो टेस्ट सीरीज है वहां पे नहीं देता, वहां के क्वेश्चन अलग रहते हैं, यहाँ की प्रैक्टिस सेट ये क्वेश्चन अलग रहते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए, तो आप कमेंट किया कीजिए और इसको खूब शेयर किया कीजिए। पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबाया करिए, जिससे कि लोगों तक ये पहुंचे। विषुवत रेखा पर स्थित देशों का पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम क्या है? कीनिया, इंडोनेशिया, गैबोन, ब्राजील। तो आपको पश्चिम से पूर्व दिशा में ये क्रम सेट करना है। विषुवत रेखा पर स्थित ये देश है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पश्चिम में आपको ब्राजील मिलेगा, ब्राजील के बाद गैबन मिलेगा, फिर इंडोनेशिया और कीनिया। इसमें क्या होगा, सेट करिए। तो ब्राजील, गैबन, फिर कीनिया, फिर इंडोनेशिया, 4 3 1 2 हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो इतने सिंपल है, ये महाद्वीप अगर आप स्थिति जानते हैं महाद्वीपों की, तो आप वैसे ही इसको सेट कर लेंगे। निम्नलिखित, वैसे आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा से कुल कितने देश, भूमध्य रेखा पर स्थिति या भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ये 13 देशों से गुजरती है, ठीक है। और उनको आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस एक देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मैक्सिको, बहामास, मार्जियाना, इंडोनेशिया। सामान्य से ये प्रश्न है, इंडोनेशिया से कर्क रेखा नहीं गुजरती, इंडोनेशिया से कर्क रेखा नहीं गुजरती। कौन सी रेखा गुजरती है बताना। यूकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाई जाती हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, विषाणु, नील हरित शैवाल, है ना, इन किसी में नहीं पाई जाती हैं। जो पूर्ण रूप से विकसित कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं विषाणु, जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधों और जंतुओं में पाई जाती हैं। इनको छोड़कर सब में पाई जाती हैं।
इन्हीं तीनों में नहीं पाई जाती, है ना। बड़े आकार की होती हैं, पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है, कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग मिलेगा, गुणसूत्र की संख्या 1 से अधिक होगी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम तो है लेकिन भोजपुरी नहीं है। इसमें कितनी भाषाएं हैं? इसमें 22 भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इसमें अभी भोजपुरी नहीं है, इसके लिए कोशिश चल रही है। उर्दू, बोडो, मणिपुरी, तेलुगु, डोगरी, ये मैथिली, ये सब है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया का संबंध किससे है? स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शिक्षा, भारत में 75 जिलों के विकास से। तो इस प्रोजेक्ट 75 इंडिया जो है ये रिलेटेड है आपका मेक इन इंडिया से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया। तो लार्सन एंड टोब्रो और मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड को टेंडर जारी किया गया, और ये लोग अभी प्रोजेक्ट 75 इंडिया जो है उसके तहत सबसे बड़ी मेक इन इंडिया परियोजनाओं में से एक इसको माना जाता है। तो ये हिंद प्रशांत क्षेत्र की रक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए ये क्या करेंगी? ये पनडुब्बियों का निर्माण करेंगी, और इससे हमारी जो रक्षा व्यवस्था है वो सही हो पाएगी। हाल ही में एरियल हेनरी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो एरियल हेनरी हैती में उथल पुथल जब हुआ था तो एरियल हेनरी को देश का नया पीएम बनाया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कभी कभी आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, है ना। और हेनरी जो है एक डॉक्टर हैं, पहले कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, और डॉक्टर होने के साथ साथ में इन्होंने नेतागिरी भी की, नेता भी हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हैती कहाँ है? हैती की स्थिति जरा देखिएगा। आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं। कम से कम हर व्यक्ति इसको 10 लोगों को शेयर करेगा, कम से कम 10 लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि आगे और अच्छे से ये टेस्ट आते रहे। बाकी आप कोई भी जानकारी चाहिए तो 6307281212 पर हमसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, वहां पे जानकारी ले लें। और टेस्ट सीरीज हमारे प्रोग्राम जो है यूपीपीसीएस आरओ के लिए भी हैं, उसको जरूर ज्वाइन करें। नए टेस्ट सीरीज भी जल्दी से लॉन्च होंगे। थैंक यू सो मच।